हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे काफी सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। क्या देखा था हम लोगों ने पिछले टर्न पे? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने पिछले टर्न पे डेफिनेशन पढ़ी थी और आई थिंक टेम्परेचर ग्रेडियंट का रिलेशन भी डेवलप किया था, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, राइट गाइस? वहां पर हम लोगों ने जाना था टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट देखा था, डायमेंशन फार्मूला देखा था। ये सारी बातें देखी थी नहीं देखी थी? देखी थी। ये सारी बातें क्लियर है हम लोगों को? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो थर्मल माने हीट और कंडक्टिविटी मतलब चलना। अगर किसी मटेरियल के अंदर हीट बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, फटाफट चल रही है, तो इसका मतलब उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। और अगर किसी मटेरियल के अंदर हीट को चलने में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा? यस सर। अगर कोई देखो भाई, इस दुनिया में मैं बोलूं किसी चीज की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो इनफाइनाइट। और कम से कम कितनी हो सकती है? 0। जो आइडियल कंडक्टर होंगे, अब आप खुद ही सोचो, आइडियल कंडक्टर का मतलब क्या? जिनके अंदर से हीट फ्लो हो, बढ़िया फ्लो हो या बड़ी मुश्किल से फ्लो हो? बढ़िया फ्लो। तो आइडियल कंडक्टर के अंदर हीट बढ़िया फ्लो होगी, तो इसका मतलब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो आइडियल कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट। आइडियल बोल रहे हैं, हालांकि इस दुनिया में आइडियल कोई चीज नहीं होती, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी कोई पट्टा अगर हमसे पूछे कि आइडियल कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो मन भर देना उसका और उसको कहना कि भैया आइडियल कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। और अगर कोई बढ़िया इंसुलेटर है, आइडियल इंसुलेटर, क्लियर, तो उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होगी या कम से कम? और कम से कम कोई चीज कितनी? 0। तो आइडियल इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है? 0। जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा? तो अगर किसी ने पूछ लिया आइडियल कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो हम लोग कितनी बोलेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और आइडियल इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है? 0। 0 क्या कर रहा है? इनफाइनाइट। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने भी पूछ लिया आइडियल इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो क्या कहोगे? 0। आइडियल इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी 0। और आइडियल कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी सुनने का मतलब है। पढ़ लो, अगला नोट शायद वही है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक रॉड है ए, एक रॉड को ए नाम दे दिया है, और जो रॉड ए है उस रॉड के दोनों एंड्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? रॉड ए जो है उसके दोनों एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये कहीं ना कहीं मुझे θ1 माइनस θ2 की वैल्यू दे दी। और जो रॉड ए है उसका लेंथ दे रहा है 40 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? 40 सेंटीमीटर। सीन क्लियर है? अब वो कह रहा है एक रॉड और है, रॉड बी, और उस रॉड का लेंथ 60 सेंटीमीटर बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 60 सेंटीमीटर। तो इस रॉड की लेंथ को मैंने एल डैश नाम दे दिया। कोई दिक्कत? ओके। और कह रहा है जो रॉड बी है उसके दोनों एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 90 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इसे ये नाम दे दूं θ1 डैश माइनस θ2 डैश। क्लियर? कोई दिक्कत? और उसने मुझसे ये भी बोला है कि ये जो दो रॉड है ना, दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। क्लियर? दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो दोनों रॉडों की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करूं यानी उनका रेशो निकालूं। और उसने साथ साथ ये भी बोला है कि दोनों मेटेलिक रॉड के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है। हम लोगों ने कल, अगर आप लोगों को याद हो, मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहाँ पर, मैंने आपको कल बताया था रिलेशन होता है Q बराबर कैट θ1 माइनस θ2 अपॉन। आपको याद है? yes, sir. बोलो भैया। यस सर। अब Q यहाँ पर हीट है, अगर T को मैं यहाँ से डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा Q अपॉन T बराबर KA
θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। बोलो क्यू अकेली होती तो हीट होती, लेकिन क्यू में टाइम का डिवाइड हो गया, यानी ये हो गई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कहानी समझ में आ रही है? क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये जो दो रॉड है ना, दोनों रॉडों के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसा है? सेम है। दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? सेम है। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, दोनों के लिए अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है तो यहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पहले वाले का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर होगा दूसरे वाले का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बोला भैया? ये मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ में आई बात? अब क्या है, चमका दो भाई। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने सेम बोला है और मुझे K अपॉन K डैश की वैल्यू निकालनी। ये मैंने रफ वर्क किया, Q अपॉन T की जगह ऐसे टांग दू ये फॉर्मूला। बोले भैया तो Q अपॉन T की जगह K A θ1 माइनस θ2 अपॉन L। इसके लिए आप बताओ क्या लिखूं? K डैश। A को A ही लिखूंगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम दिए हैं। θ1 डैश माइनस θ2 डैश अपॉन L डैश। बोलो भैया? यस सर। क्या हुए को परेशानी? नो सर। इसे मिटा दो, अब इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है? नो सर। अच्छी बात है, आप महान हैं। तो समझ गए, ये वाली लाइन मैंने जो लिखी है ये मैंने किस आधार पर लिखी है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और Q अपॉन T की जगह फिर ये चमका सकता हूँ? चमका सकता नहीं? चमका सकता। कट गया? यस सर। के θ1 माइनस θ2 80 L 40 K डैश θ1 डैश माइनस θ2 डैश 90 डिग्री सेल्सियस। L डैश 60। का हुए को परेशानी? चलू आगे। 32 जा 60, 33 जा 90, 41 जा 40, 42 जा 80। के भैंसों की भैंसों? के डैश तरी में आ जाएगा? भरा भर। ग्रीन 2 जा 4। तो ये आ गया नहीं है मेरी बात समझ? यस सर। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? उतार लो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस। इससे पहले कि मैं थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूं, कुछ पुरानी यादों में हम लोग खो जाते हैं। खोना चाहेंगे आप लोग? यस सर। अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले आपने जो सवाल चटकाया था उसमें θ1 माइनस θ2 था क्या? थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलो इसको। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, है ना? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सही बोल रहा हूँ? जो बोला आपको पल्ले पड़ा? धसवा प्रमोट होके आए हो? रेजिस्टेंस के दर्शन आपने वहां किए थे, अगर आपको याद हो। गांव वालों, जब वहां पर आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया जाता था तो आपको ये फॉर्मूला बताया जाता था, R बराबर रवि। क्या गए लाला कवि? R बराबर V अब ओम्स लॉ, V बराबर IR। V बराबर IR तो R बराबर V अब होने। बोला भैया पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। V क्या होता था? वोल्टेज। और क्या बोलते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भाई मेरा बोला पोटेंशियल डिफरेंस, तो जाएंगे ना लिख सका पोटेंशियल डिफरेंस। का गलत कर दो मैंने लाला रे? आई का है? सिर्री बता दे। यस सर। और मैं पढ़ लिख के आज इतना बड़ा हो गया हूं कि मैं ये जानता हूं कि करंट का डेफिनेशन क्या है। याद करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे फिजिक्स में पढ़ा हो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ा हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ कोई बोला, कोई हल्की सी आवाज आई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। पता है आपको? आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ लिया हो ये। I बराबर Q अपॉन T, ये रिलेशन पढ़ा है आपने कभी जिंदगी में? I बराबर Q अपॉन T। I क्यों थी? क्लियर? तो I की जगह क्या रख दूं? कुछ एहसास जगह
ऐसा नहीं लग रहा ये चीजें हमारी कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं? पड़ी है कि नहीं पड़ी हुई है? ऐसा सब कुछ होता था करंट में, जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी, करंट वगैरह होता था, राइट? वहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था। हीट में अगर हमें थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ना है आर बराबर, तो जैसे यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पर क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। आप महान हैं। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय, जैसे यहां करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ऐसे लिखूं, क्लियर? तो ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। किसी ने पूछा कि भैया थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ θ1 माइनस θ2 क्या है? मैंने क्या बोला? जब भी पूछा करो बढ़ा चढ़ा के बोला करो सेंटेंस। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। फिर से बोलो। Q अपॉन T क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। आप पूरा बोल दो ना, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। अब मैं बोल रहा हूं, एक बार लक्षण से सुन लो, बाद में पूछूंगा तो चटकाऊंगा, कसम गंगा मैया की। Thermal resistance is equal to the ratio of temperature difference between the two ends of the conductor to the rate of flow of heat is called thermal resistance. Clear? Or you can say thermal resistance is equal to the ratio of temperature difference between the two ends of the conductor to the rate of flow of heat. समझ गए आप? Yes sir. क्या हुए को परेशानी? No sir. नहीं हुए तो बताए, ना ने तो फिर सुने। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे की कहानी कह रहा हूं। डेफिनेशन किस आप फॉर्मूले के आधार पर बनी है डेफिनेशन, समझ गए? और सुनिएगा, मैंने ये पढ़ा था कल, Q बराबर, अब एल भी 2 मिनट पहले बताया मैंने, कैट θ1 माइनस θ2 बटे एल। अब यार टी ए जनते हटाएंगे, तरी में ले आंगो तो जी तो पांगो, पांगो नहीं पांगो। तो Q अपॉन T की जगह ये टांग दूं? यस सर। के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। θ1 माइनस θ2 से θ1 माइनस θ2 कट जाएंगे। यस सर। तो ये आ गया आर, एल कहाँ पहुंच जाओ? तो ये रिलेशन आ गया आपका आर बराबर लुक का। क्लियर? तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन के। क्लियर? L हो गया लेंथ ऑफ द रॉड, K इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A is equal to area of cross section. I hope you understand. Yes sir. Do you understand guys? Yes sir. You better understand. अगर किसी पट्टे ने मुझसे यूँ पूछ ले कि फलाने पहले कुछ पुराना बताओ, बताओगे? yes sir. पावर का फॉर्मूला क्या होता है नालायकों? सिर्री बता देगा। वर्क की यूनिट, टाइम की यूनिट, तो जूल पर सेकंड यूनिट होगी पावर की। yes, sir. इसके अलावा इसका एक दूसरा यूनिट था वाट। तो जूल पर सेकंड की जगह वाट लिख सकता? yes, sir. लिख सकता नहीं लिख सकता? लिख सकता। θ1 माइनस θ2 क्या है? बड़ा चढ़ा के बोला करो। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। काय में नपेगो? तो डिग्री सेल्सियस भाटे। हाँ वॉट समझ गए, बड़ी जल्दी समझ गए। वॉट कमी देख लो तुमने। क्यों? हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी बोले तो जूल, टी टाइम है जूल पर सेकंड है, तो जूल पर सेकंड क्या होता है? वाट। नहीं है बस। किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि कह रे फलाने थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस अपॉन वाट। डायमेंशन फॉर्मूला भी मैं ही निकाल के बताऊं? नो सर। कर पाएंगे? यस सर। किसी ने अगर हमसे थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ लिया, डेफिनेशन पूछ ली, तो बता तो नहीं पाएंगे ना? तो पढ़ लो फटाफट से। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बबुआ, डिफाइन थर्मल रेजिस्टिविटी।
रजिस्टिविटी पॉजिटिविटी तो गई बाढ़ में। पहले मुझे एक बात बताऊ, कंडक्टिविटी का मतलब फ्लो होना, चलना, चलना, फ्लो होना। कंडक्टिविटी मतलब चलना, रजिस्टिविटी मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे। किसी पट्टे ने मुझसे पूछा है डिफाइन थर्मल रजिस्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड थर्मल रजिस्टिविटी। मैंने कहा गलत कह दी भैया? नहीं, मैंने कहा गलत कह दी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, रेसिप्रोकल है। तो किसी ने अगर मुझसे पूछा डिफाइन थर्मल रजिस्टिविटी, तो मुझसे बोलेंगे लाला रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड थर्मल रजिस्टिविटी। तो थर्मल रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/K। मैंने समझ में ही नहीं आई कहा के वो। क्लियर? तो थर्मल रजिस्टिविटी किसी ने अगर पूछ लिया तो बता दोगे? द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड थर्मल रजिस्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। कह रहा है एक मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? थर्मल कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो करें कैलकुलेट। कैलकुलेट बाद में करेंगे। किसी सब्सटेंस को अगर मैं हीट देता हूं, किसी सब्सटेंस को अगर मैं हीट देता हूं, तो दो बातें होती हैं। ऐसे समझो, पत्तल चल रही है, लोग खा पी रहे हैं। अगर मैं किसी को पूरी देता हूं तो पूरी जेल है वो। अगर मैं किसी को पूरी देता हूं तो दो बातें होती हैं, या तो पूरी है वो ठूस लेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लियर, या फिर बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा। जब पूरी उसने ठूसी थी तो वो कौन सी स्टेट में था? वेरिएबल स्टेट, यानी पूरी उसने एब्जॉर्ब कर ली और उसका पेट भरता चला गया, राइट। वो वेरिएबल स्टेट थी, वहां पर वो पूरी खा रहा है। सिमिलरली किसी मटेरियल को जब आप हीट देते हो और अगर वो वेरिएबल स्टेट में है तो वो हीट खाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? सही बोल रहा हूं ना? तो वहां पर हीट के लिए फॉर्मूला लगता है, हंसने वाली बात नहीं है, नहीं तो रेल सी निकल जाएगी बाद में। तो वहां पर हीट का जो फॉर्मूला लगता है दैट इज MS डेल्टा टी। क्या लगता है? MS डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी मटेरियल जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका टेम्परेचर में चेंज आ रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा MS डेल्टा टी। लेकिन अगर पूरी बगल वाले को ट्रांसफर हो रही है, यानी स्टडी स्टेट है, तो वहां पर हीट का कहीं कोई एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा। हीट तो बिल्कुल ऐसा नहीं ले रहा, पाइपलाइन में पानी बह के नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हीट का जो फॉर्मूला लगता है दैट इज Q इज इक्वल टू कैट θ1 माइनस θ2। मतलब आपको इतना सेंस होना चाहिए, अगर ये बेसिक्स फंडे आपके क्लियर नहीं है तो रोओगे बाद में। क्लियर? अब तो हीट के दो ही फॉर्मूला आए, अब इन्हें और रुक जाओ, 2-4 और आ जाएंगे सामने। क्लियर? एंड नो। तो आपको इतना तमीज होना चाहिए कहां पे कौन सा लगेगा। अगर हीट देने से उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा MS डेल्टा टी या MS डेल्टा थीटा, जो भी आप बोलना चाहें। और अगर हीट उस चीज में से फ्लो होके निकल रही है तो कैट θ1 माइनस θ2 अपॉन है। जो बोला रामायण समझ में आई आप? पक्का समझ गए मतलब आप। अब आपको इतना तमीज है कि कब कैट θ1 माइनस θ2 अपॉन L लगता है और कब MS डेल्टा टी लगता है। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई? कहा हुए को परेशानी? तो अब मैं बढ़ जाऊं आगे। तो मुझसे कहा जा रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेलिक रॉड बाय द सर्ल apparatus। सर्ल साइंटिस्ट का नाम है और सर्ल ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया। इसका नाम सर्ल इसलिए है क्योंकि ये सरल है। ये तो खैर पागलपंती वाली बात है, पर खैर सर्ल apparatus, सर्ल साइंटिस्ट का नाम है, ये बात सच है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सर्ल apparatus क्या कहता है हमसे। आर यू रेडी? चलो, सर्ल apparatus की अगर मैं बात करूं तो मैं करूं? रेडी में रेडी है?
और पहले ही बोलना, जब बाद में पूछूंगा ना तो तोड़ूंगा, है ना, तोड़ूंगा, अनुमान बना दूंगा, मौत सुजाए जाएंगे करें। और ये बात हम लोग कहीं ना कहीं रोज पढ़ते चले आ रहे हैं। स्टडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट में भी हमने ये कहानी पढ़ी थी। तो मैं सब चीजें आप लोगों से ही जानना चाहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस आप देखते जाइए तो मैं समझ में आ गया तो गारंटी है। यहां से स्टीम इन स्टीम आउट, यानी यहां से स्टीम अंदर आ रही है, यहां से स्टीम बाहर जा रही है। जा रही जा रही। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जिस मेटेलिक रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी मुझे कैलकुलेट करनी है वो मेटेलिक रॉड मैंने ये लगा दी है। क्लियर? इस मेटेलिक रॉड को मैंने नाम दे दिया एबी। क्लियर? एबी क्या है? यहां पर एक मेटेलिक रॉड। ये वो मेटेलिक रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी मुझे कैलकुलेट करनी है। सीन क्लियर है सभी को? मेटेलिक रॉड को नाम मैंने क्या दे दिया है? एबी। और यहां पर इस मेटेलिक रॉड के अंदर दो होल हैं, एक को नाम दे दिया मैंने सी और दूसरे को नाम मैंने दे दिया डी, सी डी। क्लियर? दीज आर द टू होल्स। क्या इन दोनों होल्स के बीच का लेंथ मैं मेजर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं। मैंने मान लिया इन दोनों होल्स के बीच का जो लेंथ है वो एल है। इसमें मैंने लगा रखे हैं थर्मामीटर। क्या लगा रखे हैं? थर्मामीटर। क्या करेंगे थर्मामीटर अंते? टेम्परेचर नापेंगे। क्या नापेंगे? टेम्परेचर। एक थर्मामीटर जहां में लगाया तो एक थर्मामीटर मैंने जहां में लगाया, दो में थर्मामीटर तान दे जो थर्मामीटर ने फैल गया है। ये थर्मामीटर को नाम दे दिया T1, दिस थर्मामीटर इज T2। क्लियर है? काव्य को परेशानी इन ओलों में कुछ भर देती है क्या? कौन सी करी? मरकरी। मरकरी क्यों भरी है? प्रॉपर कॉन्टैक्ट। हाँ, इसकी वजह से थर्मामीटर का मेटेलिक रॉड के साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट हो जाए। सीन क्लियर है? yes, sir. मुझे आप बता सकते हो कि इसमें मरकरी का लेवल जाहिर सी बात है ऊपर चढ़ेगा? yes, sir. बोलो भैया। yes, sir. दोनों में? yes, इसमें ज्यादा, पहले वाले इसमें ज्यादा, इसमें कम, यानी इसकी रीडिंग ज्यादा आएगी, इसकी रीडिंग कम आएगी। हो तो साची कह रही हो? कुछ मैंने गलत कह दी? नहीं कह दी हो तो बताओ आप, ना ने तो फिर सुनो आप। बहुत सुनो, यहाँ पर मैंने लगाया दो है मग्गा, कप, मेटेलिक कप। ये कॉपर की ट्यूब है, कॉपर का ही कप है। और यहाँ से आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से वाटर इन, यानी यहाँ से पानी अंदर जाएगा इस कप के अंदर। ठीक है भैया? और ये जो आप देख रहे हो ये ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब है। काय की ट्यूब है बच्चा? कॉपर की ट्यूब है। क्लियर है? प्लीज बतरावन ना करें। यहां से वाटर आउट। लिसन एवरीवन, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉपर के कप हैं और ये कॉपर की ट्यूब मैंने इसके ऊपर वाइंड अप की हुई है। दिख रही है आपको कॉपर की ट्यूब कैसे वाइंड अप है इस मेटेलिक रॉड के ऊपर? yes, यहां से वाटर अंदर आ रहा है और वाटर के अंदर ये ऐसे कॉपर ट्यूब के अंदर पानी फ्लो हो रहा है। क्लियर? और फाइनली ये पानी यहां से आता हुआ यहां से बाहर निकल जाएगा। सीन क्लियर है आपको? yes, कोई दिक्कत? यहाँ पर पानी जो अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर पता करने के लिए मैंने यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिया। इस थर्मामीटर को नाम दे दिया T3। और यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है उस थर्मामीटर, यहाँ पे भी मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया। इस थर्मामीटर को नाम दे दिया T4। काऊ को परेशानी नहीं है, जे T3 है, जे थर्मामीटर T3 है, जे थर्मामीटर T4 है। सीन क्लियर है? काऊ को परेशानी। अब इसमें नजारा क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टीम इन, स्टीम आउट। स्टीम गई तो जाहिर सी बात है मेटेलिक रॉड को गर्म कर गई। ये हॉट एंड हो गया, ये कोल्ड एंड हो गया। हीट का फ्लो यहां से यहां की तरफ चलना शुरू हो गया। राइट? यहाँ पर CD दो होल है जिनमें थर्मामीटर लगे हुए हैं जो इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर पढ़ लेंगे। समझ में आ रही है बात? आपको मान के चलो टेम्परेचर थर्मामीटर T1 की कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। मैंने मान लिया θ1 है, इसकी रीडिंग θ2। कौन बड़ा होगा, θ1 या θ1 बड़ा होगा, θ2 छोटा होगा। समझ में आता है बात आपको? क्या मैं ये लेंथ नाप सकता हूँ इंची टेप से? अच्छा, ये जो मैंने मेटेलिक रॉड लगाई है तो मान के चलिए थोड़ा सा ये जो मेटेलिक रॉड है ना
वो इस टाइप की है, जैसे ये कोई मेटेलिक रॉड है, ये बॉक्स को ही मैंने 2 मिनट के लिए मेटेलिक रॉड मान लिया, तो इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंची टेप से नाप सकता हूँ, लंबाई चौड़ाई वगैरह निकाल के? बोला भैया, बोलो कहा नहीं भाई? अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड, आप महान है। अब आप गौर से देखिएगा, जब ये कहानी थी मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है अभी इसमें, मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला, केवल ट्यूब लगी हुई है, थर्मामीटर लगा हुआ है, ऐसे करके पूरा सिस्टम तैयार है, बस पानी की एंट्री अभी इसमें नहीं हुई है। और मैंने यहाँ पर हीट ब्लो करना चालू कर दिया, और मैंने हीट तब तक ब्लो की है, स्टीम तब तक इधर उधर हो रही है जब तक कि स्टडी स्टेट अचीव ना हो जाए। क्लियर? स्टडी स्टेट अचीव ना हो जाए, जैसे स्टडी स्टेट अचीव है जाएगी तो बाकी बात जितने हीट जाते देंगे बिते पूरी की पूरी निकल जाएगी जाला। क्लियर? जैसे ही स्टडी स्टेट अचीव हो गई, जैसे ही स्टडी स्टेट अचीव हो गई, उसके बाद प्रोसेस चालू होगी। स्टडी स्टेट अचीव हो गई तो जाहिर सी बात है थर्मामीटर में मुझे टेम्परेचर की रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर पारे का और बढ़ना बंद हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे मुझे, θ1 मिल जाएगा, θ2 मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने घड़ी से टाइम लगा लिया, मैंने मान लिया 10 सेकंड तक हीट फ्लो करूंगा। अब मैंने स्टडी स्टेट अचीव कर ली, जैसे यहां से 500 कैलोरी दे रहा हूं तो यहां से 500 कैलोरी मिल रही है, तो स्टडी स्टेट अचीव हो गई। अब मैंने 10 सेकंड तक हीट दी, यहां से 10 सेकंड तक यहां से हीट दी, तो 10 सेकंड तक यहां से जितनी हीट फ्लो होगी, और जिस दरमियान मैंने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, ठीक उसी दरमियान मैंने यहां से पानी डालना इसमें शुरू किया। जैसे जब मैं यहां पर 10 सेकंड का टाइम ले रहा हूं, तो स्टार्टिंग टाइम से जैसे ही मैंने हीट का कैलकुलेट करना शुरू किया, यहां से मैंने पानी डालना शुरू किया, और ये पानी यहां से आया, तो यहां से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर इस थर्मामीटर से नप जाएगा, और जब ये पानी यहां से गुजरेगा तो आप सोचिए यहां से जो हीट आ रही है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में यहां से जो हीट आ रही है उसको कौन खा पी जाएगा? पानी खा पी जाएगा। यहां से 10 सेकंड में जो हीट निकली, तो मैं इसे ऐसे लिखूं, यहां से हीट एब्जॉर्ब हुई क्या इसमें? फ्लो हो गई। क्या फॉर्मूला लगेगा? गेट θ1 माइनस θ2 अपॉन L। अब आप गौर से देखिए, एल की वैल्यू है आपके पास, θ1 θ2 है आपके पास, इस थर्मामीटर की रीडिंग और इस थर्मामीटर की रीडिंग। अच्छा, टी कितने टाइम के लिए, वो तो घड़ी से आप नाप रहे हो, वो भी है आपके पास। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने भी बताया था, मेटेलिक रॉड का नप जाएगा, और के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है जो हमें फाइंड आउट करना है। समझ गए? अब ये जो हीट है, ये वो हीट है जो यहाँ से फ्लो होके जा रही है, किसने लपक ली? वाटर ने। जब ये हीट लपक ली तो वाटर का क्या हुआ? गरम होना चाहिए, गरम हो जाएगा। गरम हो जाएगा इसका मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब की। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? MS डेल्टा T। MS डेल्टा T रख रहा हूँ। टेम्परेचर जाको ज्यादा होगा या जाको ज्यादा होगा? T4 को ज्यादा होगा, जाको कम होगा। इसकी रीडिंग θ3 है, इसकी रीडिंग θ4 है, तो क्या लिखूं? θ4 माइनस θ3। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट किसकी लिखी जाएगी? वाटर की, और वाटर की स्पेसिफिक हीट अंडरस्टूड होती है 1। क्लियर? तो S की जगह 1 आ जाएगा। M मास ऑफ वाटर यहाँ से कितना डाल रहे हैं ये बात अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कितना है, और ये थर्मामीटर की रीडिंग है, तो ये सारी नोन क्वांटिटी है। सॉल्व करके हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल लेंगे। L इधर आ जाएगा, तो MSL θ4 माइनस θ3 डिवाइडेड बाय ये पूरा नीचे आ जाएगा AT θ1 माइनस θ2। पागलों की तरह फॉर्मूला याद करने मत चिपट जाना। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? क्लियर है? जितनी हीट यहाँ से फ्लो होके जाएगी उतनी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट मेन, ये फॉर्मूला लगाना है। समझ गए ना मेरी बात को? इसे याद व्याद मत करना, नहीं तो पागल हो जाओगे। नहीं तो बाद में तुम्हें ये रटने पड़ेंगे, θ1 कौन से थर्मामीटर को टेम्परेचर है, θ2 कौन से को है। ये मेरी बात समझ में सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी होगा? सीन क्लियर है? तो अगर उसने बोल दिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड बाय द सर्व लैपेरेटस, तो कर पाएंगे हम लोग? सीन क्लियर है? तो कैसे मैंने किया, भाषा समझ में आई? कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ सब। ऑब्जर्वेशन मैंने क्या क्या लिए हैं? थर्मामीटर T1 का ऑब्जर्वेशन θ1 θ2 θ3 θ4, लेंथ ऑफ द रॉड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट की, बोलो भैया। और ऑब्जर्वेशन मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया था। यस और नो? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम जानते ही हैं अपन। L हो गया, θ1 θ2 θ3 θ4 कहां से आ गए? समझ गए? कितने टाइम के लिए? समझ गए ना? कहानी समझ में आ गई? इसकी खास बात ये है, लिसन एवरीवन, ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ एक दिक्कतें भी हैं। अच्छा, एक बात और, इसमें वो चीज तो रही, यहाँ पर जैसे ये हीट फ्लो हो रही है तो हीट लॉस भी तो होगा एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में हीट लॉस ना हो इस वजह से हम लोग इसके चारों तरफ कॉटन लगा देते हैं।
क्या लगा देते हैं? कॉटन, जिससे रेडिएशन प्रोसेस वगैरह के थ्रू जो हीट लॉस हो रहा है वो हीट लॉस रुक जाए। अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, कुछ में इसे लकड़ी के ढक्कन के अंदर कवर कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसीलिए कर देते हैं जिससे हीट लॉस ना हो। कहानी समझ में आ गई पूरी? सीन क्लियर है? ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें जैसे चीजें कुछ मेंटेन करनी चाहिए कि मास जो वाटर जा रहा है स्लो एंड स्टडी और कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी देर पानी गया फिर रुक गया फिर थोड़ी देर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। इसकी खास बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट तभी एप्लीकेबल है जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाए। तो भैया सॉरी टू से, लेकिन स्टडी स्टेट एक ऐसी स्टेट है विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव। क्लियर? क्लियर? इट इज, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये लगभग इम्पॉसिबल है। क्लियर? लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। भाषा समझ में आ रही है आपको मेरी? सीन क्लियर है? और ये जो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो हीट, हमने भले ही कॉटन वॉटन लगा दिए, लेकिन इस लॉस को 100% थोड़ी रोका जा सकता है। तो ये इसमें सोर्सेज ऑफ एरर है। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से इसमें थोड़े बहुत एरर आ सकते हैं। कहानी समझ में आई? पूरा सार्ल अपैरेटस तसल्ली से पढ़ लें, आप समझ जाएंगे। देख लीजिए आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख पा रहे हैं इसे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ। राइट? तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। फटाफट फटाफट बोलते जाओ बेटा। पहला क्या है? लिसन एवरीवन। गर्मियों में कुएं का पानी ठंडा होता है, लेकिन सर्दियों में कुएं का पानी गर्म होता है। हल्का गर्म से मतलब ऐसा होना है खोलतबा हो, मतलब गुनगुना टाइप होता है ना? तो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ कंडक्शन। क्लियर? क्यों होता है इसको समझने की हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गर्मियों में कुएं का पानी ठंडा और सर्दियों में कुएं का पानी गर्म होता है, तो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? तो गौर से देखिएगा आप लोग, कौन सा मौसम ले लें पहले? गर्मी ले ली भैया, अभी बारी है जी। कहा है? कुआ। व्हाट इज दिस? कुआ। कुएं के चारों तरफ ये मिट्टी है। ओके, तो मौसम गर्मी का ले। मौसम गर्मी का है तो बाहर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, और इसके कॉम्परेटिवली जमीन लो टेम्परेचर पे होगी। कैसे टेम्परेचर पे होगी? और मैंने सुना है हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। अब आप गौर से देखिए, पानी मिट्टी के कांटेक्ट में है, मिट्टी ऑलरेडी लो टेम्परेचर पर है, तो चूंकि ये इसके कांटेक्ट में, तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, तो पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा। ठंडा। अब क्या है? मौसम है गर्म, बाहर गर्मियां है, गर्मियां यानी हाई टेम्परेचर है, जमीन लो टेम्परेचर पर है, तो हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। कहां से कहां की तरफ होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। जैसे ये हीट जमीन पे आएगी, जमीन ठहरी इंसुलेटर, मिट्टी इंसुलेटर है, मिट्टी इंसुलेटर है, तो हीट को पास होने देगी क्या? वो हीट को पास नहीं होने देगी, वो हीट से कहेगी चला वापस, चला वापस, तो हीट वापस चली गई, तो अंदर जो जमीन है वो ठंडी बनी रही। इस वजह से गर्मियों में कुएं का पानी ठंडा होता है। समझ गए? अब बात आती है सर्दियों में, फिर कुएं का पानी गर्म क्यों होता है? गुनगुना क्या होता है? इसका अपोजिट, उल्टा। हाँ, इसका उल्टा। इसका उल्टा। क्लियर? नहीं है मेरी बात समझ? तो सर्दियों में कुएं का पानी गर्म होने का रीजन ये है कि बाहर का मौसम कैसा है? ठंडा, यानी ये लो टेम्परेचर पर है। क्लियर है? और इसके कॉम्परेटिवली जमीन हाई टेम्परेचर पर है। जमीन हाई टेम्परेचर पर है, तो जाहिर सी बात है पानी हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में, तो ये गुनगुना हो गया, गर्म हो गया। अब हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, लेकिन मिट्टी डेरी इंसुलेटर पार जाने ही नहीं देगी। क्या कहेगी? अंदर जा, चला वापस। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? यही कारण है कि गर्मियों में कुएं का पानी ठंडा और सर्दियों में कुएं का पानी गर्म होता है। क्लियर? आगे बढ़ू। लिसन एवरीवन, काहे जब जैसे तुमको ठंड लगती है तो आप कंबल ओढ़ते हो, हैं? या बोरी ओढ़ लेते हो? क्लियर? सर्दियों से बचने के लिए हम लोग कंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो कंबल आपको गर्मी देता है? ठंडे कंबल कोई गर्मी नहीं देता है।
देखो इधर, ये आप हो, आपको लग रही है ठंड, यानी बाहर का मौसम ठंडा है और आपकी बॉडी गर्म है। अब आपको जब ठंड लग रही है, क्यों लग रही है ठंड? क्योंकि आपकी बॉडी गर्म है, तो आपकी बॉडी से हीट रेडिएशन लगातार निकल रही है और एनवायरमेंट में जा रही है, जिसकी वजह से तुम सिराए जाओगे। तो इस वजह से हम ओढ़ लेते हैं कंबल। जी, हमने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लिया। कंबल में जो धागे के रेशे होते हैं उनके बीच में एयर भरी हुई होती है, वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। आपने देखा होगा सर्दियों के कपड़े फुसफुसे टाइप के होते हैं। तो इन जो रेशे होते हैं धागों के, उनके बीच में एयर भर जाती है, वो इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का काम करती है तो यहाँ से आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है, तो कंबल क्या करता है, उस हीट को बाहर जाने से रोक देता है और वापस लौटा के आप ही के पास पहुंचा देता है। नहीं है मेरी बात समझ में? कंबल में कोई हीटर थोड़ी चल रहा है, नहीं है बात समझ? यानी आपकी बॉडी से जो गर्मी निकल रही है वो उसे एनवायरमेंट में जाने की बजाय आप ही को पहुंचा देता है, जिसकी वजह से हमें कंबल में अच्छा लगता है। नहीं है बात समझ में? बोला भैया? फिर वो न्यो कह रहे है। फिर एक बात बताओ, फिर गर्मियों में बर्फ को कंबल से क्यों ढकते हैं? अब बर्फ को कंबल से ढक रहे हैं, अगर कंबल वास्तव में गर्मी देता तो बर्फ तो जल्दी गल जाएगी। तो कह रहा बर्फ को कंबल से क्यों ढक रहे हैं? तो सुनो, ये बर्फ है, बर्फ को कंबल से ढक दिया। बर्फ का इस्तेमाल गर्मियों में करते हो, तो मौसम है गर्म, यानी बाहर हाई टेम्परेचर है और बर्फ लो टेम्परेचर पर है, तो हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? हाई से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। लेकिन बीच में वो कंबल या बोरी, तो बोरी क्या का काम करेगी? इंसुलेटर का। वो इस हीट को अंदर जाने ही नहीं देगी, लौटा देगी, चलो वापस। तो इस वजह से बर्फ जल्दी नहीं गलेगी। बात समझ में आई? सीख ले रहे, बाकी के एग्जाम्पल हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।